हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीके, जीएस एवं करंट अफेयर्स से रिलेटेड एमसीक्यू देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? व्हाट इज अप्रोक्सीमेटली द टोटल एरिया ऑफ इंडिया? ए ऑप्शन है 3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर। बी ऑप्शन है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। सी है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। और ई ऑप्शन है नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और भारत का जो कुल क्षेत्रफल है ये लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर भी है। और देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग अप्रोक्सीमेट आप 3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर भी कह सकते हैं। तो इसका जो है क्या होगा, तो मोर देन वन ऑफ दी एबव, यानी इसका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, यानी तीनों ऑप्शन, तो यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, तो डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो देखिए, भारत का भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल, ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल। तो देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो टोटल क्षेत्रफल है 32,87,263 263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आप जो है लगभग इसे 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, मिलियन वर्ग किलोमीटर भी कह सकते हैं। अप्रोक्सीमेट लगभग जो है 3.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये तीनों क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में, उसके बाद देखिए कि भारत जो है, भारत विश्व के भारत विश्व के भारत विश्व के कुल भौगोलिक भारत विश्व के कुल भौगोलिक भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग लगभग 2.42%। ठीक है, 2.42% धारण करता है। ठीक है, तो भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.42% धारण करता है। ठीक है, और देखिए, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, भारत का भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय अक्षांशीय भारत का अक्षांशीय विस्तार विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, अक्षांश है उत्तरी अक्षांश है, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब देखिए भारत का देशांतरीय विस्तार। ठीक है, भारत का देशांतरीय विस्तार, तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर, तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। उसके बाद देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु को क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार
जो ग्रेट निकोबार के जो ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है, जो ग्रेट निकोबार के साउथ में स्थित हैं, ठीक है, साउथ में स्थित हैं, ठीक है, साउथ में स्थित हैं। उसके बाद देखिए, तो याद रखना है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। और इंदिरा पॉइंट को जो है काफ़ी क्षति सुनामी के कारण कब उठाना पड़ा, तो 26 दिसंबर 2004 को, ठीक है। उसके बाद देखिए कि इंदिरा पॉइंट को इंदिरा पॉइंट को पहले इंदिरा पॉइंट को पहले क्या कहते थे, तो इंदिरा पॉइंट को पहले पिगमेलियन कहते थे, ठीक है, पिगमेलियन कहते थे। तो याद रखना है, इंदिरा पॉइंट को पहले क्या कहते थे, पिगमेलियन कहते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए कि इंदिरा पॉइंट का इंदिरा पॉइंट का अक्षांशीय स्थिति अक्षांशीय इंदिरा पॉइंट का अक्षांशीय इंदिरा पॉइंट का अक्षांशीय स्थिति लगभग कितना है, तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश कितना है, उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी परियोजना बेतवा नदी पर है। विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोजेक्ट्स इज ऑन बेतवा रिवर। ए ऑप्शन है तिलैया परियोजना, बी है माता टीला परियोजना, सी है मंडी परियोजना और डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई ऑप्शन है नन ऑफ द एबव, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा, देखिए माता टीला परियोजना, ठीक है। माता टीला परियोजना जो है ये बेतवा नदी पर स्थित है। माता टीला परियोजना जो है ये बेतवा नदी पर स्थित है, ठीक है। तो देखिए इसका जो है बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए नेक्स्ट पेज में इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। देखिए माता टीला परियोजना माता टीला परियोजना तो माता टीला परियोजना से संबंधित, ठीक है, संबंधित राज्य, माता टीला परियोजना से संबंधित राज्य कौन है, तो ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। माता टीला परियोजना से संबंधित राज्य है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। देखिए मंडी परियोजना, ठीक है, मंडी परियोजना, ठीक है, मंडी परियोजना जो है, देखिए मंडी परियोजना ये ब्यास नदी पर, ठीक है, ये ब्यास नदी पर, ठीक है, ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये जो है ब्यास नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो याद रखना है मंडी परियोजना जो है, जिसे क्या कहते हैं, देहर बांध कहते हैं। मंडी परियोजना क्या कहते हैं, देहर बांध, ठीक है, देहर बांध, ठीक है, ये ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद देखिए पोंग बांध जो है, पोंग बांध ये जो है ब्यास नदी पर है। पोंग बांध कहाँ है, ब्यास नदी पर, ठीक है, पोंग बांध जो है ये ब्यास नदी पर स्थित है। उसके बाद देखिए तिलैया परियोजना, ठीक है, तिलैया परियोजना जो है ये बराकर नदी पर, ठीक है, तिलैया परियोजना बराकर नदी पर है। बराकर नदी ये कहाँ है, तो झारखंड में। बराकर नदी कहाँ है, तो ये झारखंड में है, ठीक है, झारखंड में। तो याद रखना है तिलैया परियोजना बराकर नदी पर झारखंड में है, ठीक है, कहाँ है, झारखंड में। और पोंग बांध जो है ये ब्यास नदी पर है। कहाँ, किस नदी पे है, ब्यास नदी पे। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट इज दूध सागर वाटरफॉल लोकेटेड। ए ऑप्शन है गोवा, बी है कर्नाटका, सी है छत्तीसगढ़, डी है मोर देन वन ऑफ द एबव और ये है नन ऑफ द एबव।
तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन यानी गोवा। तो दूध सागर जलप्रपात जो है ये गोवा राज्य में स्थित है। कहाँ है? ये गोवा में है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। तो देखिए कि दूध दूध सागर दूध सागर जल प्रपात दूध सागर जल प्रपात। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड फैक्ट, दूध सागर जलप्रपात जो है ये तो पहली बात गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। ठीक है, जो जो कर्नाटक, ठीक है, जो कर्नाटक सीमा के निकट है, जो कर्नाटक सीमा के निकट हैं। तो याद रखना है दूध सागर जलप्रपात गोवा में है जो कर्नाटक सीमा के निकट स्थित है। और दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो मांडवी नदी पर। ठीक है, ये जो है मांडवी नदी पर स्थित है। तो याद रखना है मांडवी नदी पर क्या है? स्थित है, स्थित है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में है जो कर्नाटक सीमा के निकट है। और ये जो दूध सागर जलप्रपात है ये मांडवी नदी पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि चित्रकूट 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 जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात ये कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, ये कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो चित्रकूट जलप्रपात जो है ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, यह छत्तीसगढ़ में है और यह जो है इंद्रावती, यह जो है इंदिरा इंद्रावती, ठीक है, इंद्रावती नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक है, स्थित है। तो याद रखना है कि चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है, यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि गोकाक, क्या है? गोकाक जलप्रपात, गोकाक जल प्रपात, गोकाक जलप्रपात। उसके बाद है शिव समुद्रम, शिव शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जल प्रपात। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात। उसके बाद है कुंचिकल, कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है, कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है, कुंचिकल जलप्रपात। ये सभी जो है ये सभी कर्नाटक के प्रमुख जलप्रपात हैं। कर्नाटक के क्या है? तो प्रमुख जलप्रपात हैं। ठीक है, कर्नाटक के प्रमुख जलप्रपात हैं। तो याद रखना है गोकाक जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात एवं कुंचिकल जलप्रपात ये कर्नाटक के प्रमुख जलप्रपात हैं। क्या है? प्रमुख जलप्रपात। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने बातों को याद रखना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? वेयर इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ नर्मदा रिवर? ए ऑप्शन है विंध्यन पर्वत, बी है अरावली पर्वत, सी है शिवालिका पर्वत और डी है मोर देन वन ऑफ द एबव और ये है नन ऑफ द एबव। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ई ऑप्शन यानी नन ऑफ द एबव, प्रयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो है ई ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब देखिए नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल ये अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी। ठीक है, तो याद रखना है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखिए नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी ये जो है मध्य प्रदेश में, ठीक है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक, मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। तो याद रखना है नर्मदा नदी ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। ठीक है, तो याद रखना है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। उसके बाद देखिए कि नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी विंध्यन,
पर्वत, नर्मदा नदी पर्वत एवं विंध्यन पर्वत एवं सतपुरा पर्वत के बीच, ठीक है, सतपुरा पर्वत के बीच पूरब से पश्चिम, ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है, पश्चिम की ओर बहती हैं। तो याद रखना है, नर्मदा नदी विंध्यन पर्वत एवं सतपुरा पर्वत के बीच पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है, किधर से किधर, तो पूरब से पश्चिम की ओर। उसके बाद देखिए कि नर्मदा नदी अरब सागर के खंभात की पहाड़ी, ठीक है, खंभात की खाड़ी, ठीक है, खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं? खंभात की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है, गिरती हैं। तो याद रखना है कि नर्मदा नदी अरब सागर के खंभात की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है, गिरती हैं। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव निर्मित झील है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मैन मेड लेक? ए ऑप्शन है पेरियार लेक, बी ऑप्शन है चिल्का लेक, सी ऑप्शन है गोविंद पंत सागर और डी ऑप्शन है मोर देन वन ऑफ द एबव और ई ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन, यानी मोर देन वन ऑफ द एबव, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो देखिए गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत जो है ये जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये जो है कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर, ठीक है, रिहंद नदी पर बनाया गया है, ठीक है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है ये उत्तर प्रदेश में है और ये रिहंद नदी पर बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए गोविंद बल्लभ पंत सागर एवं पेरियार जो है ये मानव निर्मित है। तो ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर और पेरियार झील, ठीक है, पेरियार झील ये दोनों जो है मानव निर्मित झील है। क्या है? मानव निर्मित झील, इसीलिए इसका डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए इसे रिलेटेड फैक्ट नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो देखिए बताएं कि गोविंद ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है, और प्लस, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर और उसके बाद पेरियार, ठीक है, पेरियार झील, ठीक है, ये दोनों क्या है? मानव निर्मित झील है। क्या है? मानव निर्मित झीलें हैं, ठीक है, मानव निर्मित झीलें हैं। तो याद रखना है गोविंद बल्लभ पंत सागर और पेरियार झील ये दोनों क्या है? मानव निर्मित झीलें हैं। उसके बाद देखिए कि गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर ये जो है यूपी में, ठीक है, यूपी में रिहंद नदी पर बनाया गया है। यूपी में रिहंद नदी पर बनाया गया है। उसके बाद देखिए बनाया गया है और रिहंद नदी जो है ये सोन नदी की एक सहायक नदी है। सोन नदी की क्या है? एक सहायक नदी है, ठीक है। तो याद रखना है गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बनाया गया है और रिहंद नदी जो है ये सोन नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद है कि पेरियार झील ये कहाँ है? तो ये केरल में है। पेरियार झील कहाँ है? तो केरला में है। केरला, ये केरल में किस नदी पे है?
तो केरल में पेरियार नदी पे, केरल में पेरियार नदी पे स्थित है। तो याद रखना है पेरियार झील जो कि केरल में है और ये पेरियार नदी पर जो है स्थित है। उसके बाद देखिए पुलिकट झील, क्या है पुलिकट, पुलिकट झील ये कहाँ है? पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, तमिलनाडु की सीमा पर ये स्थित है, ठीक है। तो पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। और देखिए पुलिकट झील जो है ये प्राकृतिक लेगून झील है, ठीक है। ये कैसा है? तो ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक और लेगून झील है। प्राकृतिक तो है ही, उसमें क्या है लेगून झील, प्राकृतिक और लेगून झील है। तो याद रखना है पुलिकट जो है यह एक प्राकृतिक लेगून झील है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब देखिए चिल्का झील, क्या है? चिल्का झील, चिल्का झील जो है ये कहाँ है? चिल्का झील है उड़ीसा में, चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा, उड़ीसा में, ठीक है। तो चिल्का झील जो है ये उड़ीसा तट पर स्थित है, उड़ीसा तट पर क्या है? स्थित है, ठीक है। और यह जो है भारत की, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी, चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की, खारे पानी की प्राकृतिक झील है, खारे पानी की प्राकृतिक, प्राकृतिक झील है, ठीक है। खारे पानी की प्राकृतिक झील है। और यह भी जो है क्या है? चिल्का झील यह भी एक लेगून झील है, यह भी क्या है? एक लेगून झील, ठीक है। यह भी एक लेगून झील है, लेगून झील। तो याद रखना है चिल्का झील ओडिशा तट पर स्थित यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की प्राकृतिक झील है और यह भी क्या है? तो एक लेगून झील है, ठीक है। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ म्यांमार? ए ऑप्शन है बर्मी, बी ऑप्शन है बंगाली, सी ऑप्शन है जोरखा और डी है मोर देन वन ऑफ द एबव और ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन यानी बर्मी। तो म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? बर्मी है। और देखिए म्यांमार की राजधानी, म्यांमार की राजधानी है नेपी, देखिए म्यांमार की राजधानी है नेपीताओ, ठीक है, नेपीताओ, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में म्यांमार से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ देखेंगे म्यांमार, ठीक है, म्यांमार से रिलेटेड फैक्ट। तो देखिए म्यांमार, म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो म्यांमार की राजधानी है नेपीताओ, ठीक है, नेपीताओ, ठीक है, नेपीताओ। और उसके बाद देखिए मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है क्यात, ठीक है, मुद्रा क्या है? मुद्रा है क्यात, ठीक है, मुद्रा है क्यात। संसद को क्या कहते हैं यहाँ पे? ठीक है, म्यांमार के संसद को कहते हैं पीथू, क्या कहते हैं? पीथू, पीथू हलूतो, क्या कहते हैं? पीथू हलूतो, पीथू हलूतो, ठीक है, पीथू हलूतो। और म्यांमार की जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर कहे या चांसलर कौन है? तो देखिए यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर या फिर चांसलर कहें तो ये है मिन, मिन आंग, ठीक है, मिन आंग हलिंग, मिन आंग हलिंग। तो याद रखना है म्यांमार की राजधानी है नेपिताओ, ठीक है, मुद्रा है क्यात, ठीक है, और संसद है पीथू हुलुतो। प्रधानमंत्री या फिर चांसलर कौन है? तो मिन आंग हलिंग, कौन है? मिन आंग हलिंग, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट। तो देखिए म्यांमार, म्यांमार को, म्यांमार को क्या कहते हैं? म्यांमार को स्वर्ण, म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा, स्वर्ण पैगोडा का देश कहा जाता है।
म्यांमार को क्या कहते हैं? स्वर्ण पैगोडा का देश। उसके बाद देखिए म्यांमार के पीयू शहर, म्यांमार के पीयू शहर को विश्व विरासत विश्व विरासत विश्व विरासत की सूची में रखा गया है। म्यांमार के पीयू शहर को विश्व विरासत की सूची में रखा गया है। इसे सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, इसे सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है। उसके बाद देखिए कि रंगून यानी बर्मा में स्थित बहादुर शाह की मजार, ठीक है, बहादुर शाह की मजार पर लिखा है। बहादुर शाह की मजार पर क्या लिखा है? लिखा है जफर इतना, ठीक है, जफर इतना बदनसीब, ठीक है, लिखा है कि जफर इतना बदनसीब है उसे अपनी, ठीक है, उसे अपनी मातृभूमि में दफन होने के लिए जमीन नसीब न हुई। ठीक है, तो रंगून यानी बर्मा में स्थित बहादुर शाह की मजार पर लिखा है कि जफर इतना बदनसीब है कि उसे अपनी मातृभूमि में दफन होने के लिए जमीन नसीब न हुई। ठीक है, जमीन नसीब न हुई। उसके बाद देखिए कि इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन धारा भी कहा जाता है। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन धारा भी कहा जाता है। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र को किसने पालीब्रोथा कहा था? हु कॉल्ड पालीब्रोथा एज पाटलिपुत्रा? ए ऑप्शन है फाहियान, बी है मेगास्थनीज, सी है हेंत्सांग, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन यानी मेगास्थनीज। तो पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा मेगास्थनीज ने कहा था। किसने कहा था? मेगास्थनीज ने कहा था। उसके बाद चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। देखिए सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज है जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ठीक है, मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आया था। ठीक है, तो याद रखना है कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आया था। ठीक है, आया था। अब देखिए मेगास्थनीज, उसके बाद देखिए कि उसने अपनी पुस्तक इंडिका, ठीक है, इंडिका मेगास्थनीज उसने अपनी पुस्तक इंडिका में, ठीक है, पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा है। ठीक है, तो याद रखना है मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को क्या कहा है? पालीब्रोथा कहा है। किस पुस्तक में? इंडिका में। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि हेंत्सांग की यात्रियों का राजकुमार, ठीक है, राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, तो हेंत्सांग को यात्रियों का क्या कहा जाता है? राजकुमार कहा जाता है। जो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था।
ठीक है, जो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। तो याद रखना है, हेंत्सांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है और हेंत्सांग जो है हर्षवर्धन के काल में कहाँ आया था? भारत आया था। ठीक है, कहाँ आया था? तो भारत आया था। उसके बाद देखिए फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। फाहियान कब आया था? फाहियान फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के काल में भारत आया था। ठीक है, तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने संगीत व नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? विच मुगल रूलर बैंडेड म्यूजिक एंड डांस? ए ऑप्शन है औरंगजेब, बी है शाहजहां, सी है जहांगीर और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है नन ऑफ द एबव। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन औरंगजेब। तो देखिए औरंगजेब जो है स्वयं बीना का कुशल वादक था। ठीक है, स्वयं क्या था? बीना वादक था। फिर भी उसने संगीत, चित्रकला, इतिहास लेखन आदि को प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। अब देखिए भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर, ठीक है, फारसी में, ठीक है, फारसी में सबसे अधिक, पुस्तकें, फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें, ठीक है, फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें जो है ये औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब के ही शासन काल में लिखी गई। याद रखना है, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के, ठीक है, औरंगजेब के ही शासन काल में लिखी गई। उसके बाद देखिए औरंगजेब जो है ये औरंगजेब जो है इस्लाम धर्म के इस्लाम धर्म के इस्लाम धर्म के सुन्नी इस्लाम धर्म के सुन्नी संप्रदाय, ठीक है, सुन्नी संप्रदाय को मानता था। ठीक है, ठीक है, तो याद रखना है कि औरंगजेब इस्लाम धर्म के सुन्नी संप्रदाय को मानता था और उसे, देखिए, मानता था और उसे जो है जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है, उसे जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब इस्लाम धर्म के सुन्नी संप्रदाय को मानता था, उसे क्या कहा जाता था? जिंदा पीर कहा जाता था। उसके बाद देखिए कि औरंगजेब के सेनापति औरंगजेब के सेनापति जय सिंह, ठीक है, एवं शिवाजी, ठीक है, जय सिंह एवं शिवाजी के बीच, ठीक है, शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि, ठीक है, पुरंदर की संधि, ठीक है, पुरंदर की संधि 22 जून, ठीक है, 22 जून 1665 ईस्वी में संपन्न हुई। तो याद रखना है, औरंगजेब के सेनापति जयसिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी में संपन्न हुई। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? ड्यूरिंग हुज रीजन डिड तुलसीदास राइट रामचरितमानस? ए ऑप्शन है अकबर, बी है शाहजहां, सी ऑप्शन है जहांगीर और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन यानी अकबर। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अकबर के काल में लिखी है। किसके काल में? अकबर के काल में। अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज में।
अब देखिए कि तुलसीदास जो है, तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास जो है किसके समकालीन थे? अकबर के। तो याद रखना है तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। ठीक है, अकबर के काल को ही अकबर के काल को ही अकबर के काल को अकबर के काल को ठीक है, अकबर के काल को हिंदी साहित्य अकबर के काल को हिंदी साहित्य का अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो याद रखना है अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। उसके बाद देखिए कि जहांगीर के काल को क्या कहते हैं? जहांगीर के काल को चित्रकला ठीक है, चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के काल को चित्रकला का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता है। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता है। तो याद रखना है कृष्णदेव राय को क्या कहा जाता है? आंध्र भोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंध्र भोज कहा जाता है। उसके बाद देखिए बताएं कि अकबर के काल को ठीक है, अकबर के काल को क्या कहा जाता है? तो अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। याद रखना है अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? विच सुल्तान ट्राई टू स्टॉप दी प्रैक्टिस ऑफ सती? ठीक है, ए ऑप्शन है फिरोज तुगलक, बी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है जलालुद्दीन खिलजी और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई ऑप्शन है इनमें से उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक यानी बी ऑप्शन। तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से ठीक है 1325 से 51 ने पहली बार सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 ईस्वी के बीच पहली बार सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। देखिए अकबर एवं पुर्तगाली गवर्नर। ठीक है, अकबर एवं पुर्तगाली गवर्नर। अब देखिए पुर्तगाली गवर्नर है अल्बुकर्क ने ठीक है अल्बुकर्क ने भी सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। तो अकबर एवं पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने भी सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया था। तो याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया था। उसके बाद देखिए फिरोज शाह तुगलक
फिरोज फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह तुगलक को सल्तनतकालीन अकबर कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक को क्या कहा जाता है? सल्तनतकालीन अकबर कहा जाता है। ठीक है, सल्तनतकालीन अकबर कहा जाता है। उसके बाद देखिए इल्तुतमिश 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 ने लाहौर को इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर, ठीक है, लाहौर के स्थान पर दिल्ली को, ठीक है, लाहौर के स्थान पर दिल्ली को सल्तनत, ठीक है, दिल्ली को सल्तनत, ठीक है, सल्तनत की राजधानी बनाई। ठीक है, सल्तनत की राजधानी बनाया। ठीक है, तो याद रखना है कि इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को सल्तनत की राजधानी बनाया। ठीक है, उसके बाद देखिए बनाया, देखिए दिल्ली सल्तनत में दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का प्रारंभ, ठीक है, इक्ता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया? तो ये इल्तुतमिश ने, ठीक है, इल्तुतमिश ने किया। उसके बाद देखिए बलवन ने दीवान ए, ठीक है, दीवान ए अर्ज, ठीक है, दीवान ए अर्ज जो क्या है? एक सैन्य विभाग है। दीवान ए अर्ज क्या है? एक सैन्य विभाग है। ठीक है, की स्थापना की। तो बलवन ने दीवान ए अर्ज जो एक सैन्य विभाग है इसकी स्थापना की। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 कब मनाया गया है? When was सेफ इंटरनेशनल डे 2024 सेलिब्रेटेड रिसेंटली? ए ऑप्शन है 6 फरवरी, बी है 5 फरवरी, सी है 7 फरवरी और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन यानी 6 फरवरी। तो हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये 6 फरवरी को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 6 फरवरी को मनाया गया है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए फरवरी में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो चलिए जैसे देखिए 1 फरवरी 1 फरवरी को क्या मनाया गया है? 1 फरवरी को जो है भारतीय तटरक्षक दिवस, भारतीय तटरक्षक दिवस। तो 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है? भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी, ठीक है, 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। ठीक है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। उसके बाद देखिए 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। उसके बाद देखिए 6 फरवरी। तो 6 फरवरी को क्या मनाया गया है? हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस। देखिए 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। ठीक है, उसके बाद देखिए 11 फरवरी क्या है? 11 फरवरी। तो 11 फरवरी को क्या मनाया जाता है? समर्पण दिवस। ठीक है, समर्पण दिवस। 11 फरवरी को समर्पण दिवस। उसके बाद है 14 फरवरी। क्या है? 14 फरवरी।
तो 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वैलेंटाइंस डे, वैलेंटाइंस डे। ठीक है, 14 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वैलेंटाइंस डे, 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे। उसके बाद है 15 फरवरी। 15 फरवरी को क्या मनाया गया है? शहीद दिवस। 15 फरवरी को शहीद दिवस, ठीक है, शहीद दिवस बिहार सरकार द्वारा। उसके बाद देखिए 21 फरवरी, क्या है? 21 फरवरी, 21 फरवरी। तो 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व विश्व मातृभाषा दिवस, विश्व मातृभाषा दिवस, ठीक है, विश्व मातृभाषा दिवस ये मनाया जाता है 21 फरवरी। उसके बाद है 28 फरवरी, क्या है? 28 फरवरी। तो 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है, 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब चलिए मार्च में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। जैसे देखिए 3 मार्च, तो 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? 3 मार्च को जो है 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस ये कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। उसके बाद देखिए 8 मार्च, 8 मार्च, 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो याद रखना है 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उसके बाद है 15 मार्च, क्या है? 15 मार्च, 15 मार्च को क्या मनाया जाता है? 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है? 15 मार्च को, 15 मार्च। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में कि 17 मार्च, 17 मार्च, 17 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो प्रेरणा दिवस, प्रेरणा दिवस, 17 मार्च प्रेरणा दिवस, ठीक है, प्रेरणा दिवस। उसके बाद देखिए 17 मार्च को ही पुनीत राजकुमार जयंती मनाया जाता है। उसके बाद देखिए 22 मार्च, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस। उसके बाद देखिए 22 मार्च को ही क्या मनाया जाता है? तो 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है, 22 मार्च को बिहार दिवस, ठीक है, 22 मार्च को ही बिहार दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए 24 मार्च, क्या है? 24 मार्च, 24 मार्च। तो 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व क्षय रोग, विश्व क्षय रोग, विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व क्षय रोग यानी तपेदिक दिवस ये मनाया जाता है 24 मार्च को। अब चलिए अप्रैल में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं। जैसे 7 अप्रैल, 7 अप्रैल, तो 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। उसके बाद है 14 अप्रैल, क्या है? 14 अप्रैल, तो 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 14 अप्रैल को समानता दिवस, समानता दिवस, ठीक है, 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? समानता दिवस यानी अंबेडकर जयंती। 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो देखिए समानता दिवस यानी 14 अप्रैल को मनाया जाता है अंबेडकर जयंती। क्या मनाया जाता है? अंबेडकर जयंती, अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल। उसके बाद है 18 अप्रैल, 18 अप्रैल, तो 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व विश्व विरासत, विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। उसके बाद है 22 अप्रैल, 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस। तो 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है,
और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती। अब देखिए 25 अप्रैल क्या है, 25 अप्रैल, 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस। क्या माना जाता है, विश्व विश्व मलेरिया विश्व मलेरिया विश्व मलेरिया दिवस। तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल। 26 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। क्या मनाया जाता है, बौद्धिक विश्व बौद्धिक विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। ठीक है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये कब मनाया जाता है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। अब मई में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए मई में, जैसे देखिए 1 मई को क्या मनाया जाता है, तो मजदूर दिवस। क्या मनाया जाता है, मजदूर दिवस। ठीक है, मजदूर दिवस। ठीक है, 1 मई को मजदूर दिवस, या ये कहें कि 1 मई को क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। तो 1 मई को मजदूर दिवस कहें या अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। उसके बाद देखिए 3 मई को क्या मनाया जाता है, तो 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, तो याद रखना है 3 मई को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये मनाया जाता है 3 मई को। उसके बाद देखिए 8 मई क्या है, 8 मई, तो 8 मई को क्या मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई। उसके बाद है 12 मई। 12 मई को क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। उसके बाद है 28 मई। 28 मई 28 मई को क्या मनाया जाता है, स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र वीर गौरव दिवस। स्वतंत्र वीर गौरव दिवस। ठीक है, ये मनाया जाता है 28 मई को। उसके बाद देखिए 31 मई। 31 मई 31 मई को क्या मनाया जाता है, तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, 31 मई को। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है कुछ वर्ड्स के फुल फॉर्म्स देखते हैं, तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए PAN, पेन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए पेन का होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो याद रखना है PAN, पेन, इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं KYC। ठीक है, KYC इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है नो योर कस्टमर। ठीक है, नो योर कस्टमर। तो याद रखना है KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। ठीक है, उसके बाद देखिए ISDN क्या है, ISDN इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। तो याद रखना है ISDN इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखते हैं CET।
CET इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है कॉमन, क्या होता है? इसका होता है कॉमन इलिजिबिलिटी, इलिजिबिलिटी, कॉमन इलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, क्या होता है? टेस्ट। तो CET इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन इलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, टेस्ट। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखते हैं कि FERA, FERA इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है फॉरेन, फॉरेन एक्सचेंज, एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, एक्सचेंज रेगुलेशन, रेगुलेशन एक्ट, रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, तो याद रखना है FERA इसका होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखिए FEMA, FEMA इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है फॉरेन, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, एक्सचेंज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एक्ट, मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, तो FEMA इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। उसके बाद है NDRF, क्या है? NDRF, NDRF इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है नेशनल, नेशनल डिजास्टर, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। ठीक है, तो NDRF इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। उसके बाद देखिए कैग, CAG, CAG इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो CAG का होता है कम कंट्रोलर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर, ऑडिटर, ऑडिटर जनरल, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑडिटर जनरल, जनरल RL ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। तो याद रखना है CAG इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखते हैं GPS, GPS, GPS इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल, क्या होता है? ग्लोबल, ग्लोबल पोजिशनिंग, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, सिस्टम। तो याद रखना है GPS इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। उसके बाद देखिए NPA इसका फुल फॉर्म क्या होता है? उसके बाद देखिए NPA क्या है? NPA, NPA इसका फुल फॉर्म क्या होता है? NPA का होता है नॉन, नॉन परफॉर्मिंग, नॉन परफॉर्मिंग, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, तो NPA इसका फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं IPO, IPO इसका फुल फॉर्म क्या होता है? IPO इसका होता है इनिशियल, इनिशियल, इनिशियल पब्लिक, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। याद रखना है IPO इसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे LAF, क्या देखना है? LAF, LAF इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट फैसिलिटी, फैसिलिटी। तो याद रखना है CLAF इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पेज में SLR इसका फुल फॉर्म क्या होता है? SLR, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है STATU। देखिए SLR का फुल फॉर्म होता है स्टेचूटरी
लिक्विडिटी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, रेशियो। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं CRR, ठीक है, CRR, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? CRR इसका होता है कैश, ठीक है, रिजर्व कैश रिजर्व रेशियो। तो CRR इसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। उसके बाद चलिए देखते हैं NRI इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो नॉन रेसिडेंट इंडियन, NRI इसका होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं DRDO, ठीक है, DRDO इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखना है DRDO इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है CNG, क्या है? CNG इसका फुल फॉर्म क्या होता है? CNG का होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसके बाद है एस यानी SEBI इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड BOARD एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो याद रखना है सेबी का होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके बाद देखिए, उसके बाद है IMEI इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। तो याद रखना है IMEI इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।